हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं केरल का रहने वाला हूँ। यहाँ के एक छोटे से गांव में रहता हूँ मैं, और पेड़ों से नारियल उतारना और बेचना यही मेरा काम है। आसपास के इलाके में ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं और हर कोई रोता ही रहता है। अरे पैसे बहुत कम बनते हैं, घर का गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। और मैं उन्हें समझाता हूँ, जब सब एक जैसा ही काम करेंगे तो कमाई भी तो बंट जाएगी, लेकिन कोई समझता ही नहीं। फिर भी कुछ समझदार लोग हैं जो अलग काम करते हैं, जैसे कि मिठाई बनाने का काम, लकड़ी के बर्तन बनाने का काम, या पेड़ों की कटाई से जो लकड़ी आती है उसे बेचने का काम। और एक हमारे गांव में ऐसा इंसान है जो सबसे अलग काम करता है। उसका नाम है विशाल। वो लाल मशरूम बेचने का काम करता है। लाल मशरूम कहाँ लगते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, किसी को नहीं पता। सिर्फ वो इकलौता इंसान है जो लाल मशरूम लेकर आता है, और बहुत कम होते हैं लाल मशरूम, जिसे वो कैसे ढूंढ लेता है किसी को बताता ही नहीं। और वो लाल मशरूम काफ़ी महंगे बिकते हैं। कभी कभी वो ये काम करता है, मशरूम लेकर आता है, बेचता है, पूरा महीना घूमता फिरता रहता है, खाता पीता रहता है, और सबसे ज़्यादा कमाई उसी की होती है। मैंने उससे कई बार पूछा, विशाल भाई सिखा देना, लाल मशरूम कहाँ से लेकर आते हैं, कैसे उगाए जाते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं सिखाता। वो कहता है, मैं लाल मशरूम लेकर आता हूँ, सबको मैंने ये सिखा दिया तो मेरी कमाई कम हो जाएगी। जैसे नारियल उगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, उन्हें पेड़ों से उतारना और भी ज़्यादा आसान होता है। सब लोग ये काम करते हैं, इसीलिए तुम सब गरीब रह गए। लेकिन वो जो लाल मशरूम है उसे बहुत मुश्किल से लेकर आना पड़ता है। वो मैं कभी किसी को नहीं सिखाऊंगा। बहुत लोग हैं जिन्होंने ये कोशिश की कि विशाल से ये पता किया जा सके, और एक अफवाह है कि लाल मशरूम पुराने गांव में लगती है। अब आपको पुराने गांव के बारे में भी बता ही देता हूं। यहां से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर बिल्कुल बीहड़ में एक पुराना गांव है। उस गांव में लगभग 70 घर हैं, रहता कोई नहीं। आसपास झील का इलाका है, और रात के वक्त वहां जाने की हिम्मत किसी में हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो रात के वक्त वहां गया वो वापस नहीं आया। दिन के वक्त उसकी लाश मिलती है, और दिन के वक्त सब डर जाते हैं। वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि दिन के वक्त भी हो सकता है वो चुड़ैल मार दे उसे। उस पुराने गांव में एक ऐसी चुड़ैल रहती है, कहते हैं जिसका सामना उससे हो जाए वो जिंदा नहीं बचता। कहानियां तो सब सुनाते हैं, लेकिन वो दिखती कैसी है कोई नहीं जानता, क्योंकि जिसे उसने देखा वो मारा गया। लोग कहते हैं कि विशाल उस पुराने गांव में रात के वक्त जाता है, और पता नहीं कैसे, हो सकता है वहां से मशरूम लेकर आता है। इसी कारण और कोई कोशिश नहीं करता। विशाल ये काम कैसे कर लेता है, मैं भी जानना चाहता था। लेकिन जब घर का गुजारा हो नहीं पा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुका था, हिम्मत टूटने लगी थी, और पिता की बीमारी ने हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा दिया था। तो मुझे लगा कुछ अलग तो करना होगा। क्या मैं किसी मिठाई की दुकान पर लग जाऊं, लकड़ी के बर्तन बनाने सीख लूं, या ऐसा करूं विशाल को मनाने की कोशिश करूं। अरे मेरा दोस्त हुआ करता था, जब से उसे ये तरीका पता लगा लाल मशरूम ढूंढने का, वो किसी से बात नहीं करता। मेरा दोस्त भी नहीं रहा। लेकिन किसी तरह पांव पड़कर कहूंगा, भाई कर्ज चढ़ चुका है, कुछ मदद कर दे। मैं विशाल के पास गया, उसके पैर पकड़ने लगा और कहने लगा, भाई देख, मदद कर दे भाई, पिता की बीमारी में बहुत पैसे खर्च हो गए, उधार लिया था चुकता करना है, ब्याज बढ़ता जा रहा है, घर बिक जाएगा, दोस्त मेरे मेरी मदद कर दे। उसने मेरी मदद की, मुझे 20,000 रुपए दिए और मुस्कुराते हुए कहने लगा, ले भाई ले ले, तू मेरा दोस्त रहा है। ये बात तूने ठीक ठाक की, पैसों की तुझे ज़रूरत थी, तुझ पर मुझे भरोसा है, तू पैसे वापस कर देगा, सही समय पर पैसे वापस कर देना। मैंने उसे कहा, भाई देख, पैसों की ज़रूरत तो है, तूने मेरी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद,
लेकिन काम सिखा दे भाई, ऐसी मजबूरी कभी दोबारा ना पड़े। उसकी आंखें लाल हो गईं, गुस्से से भर गया और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, देख आ गया औकात पर, सब यही करते हैं। मैं वो लाल मशरूम कैसे लेकर आता हूं, कहां से लेकर आता हूं, हर कोई जानना चाहता है। तूने तरकीब अलग लगा दी, दे 20,000 वापस। मुझे लगा था तुझे सच में मदद की जरूरत है, लेकिन तू चालाक बन के मुझसे ये जानना चाहता है कि मैं लाल मशरूम कहां से लेकर आता हूं। भाग जा। मैंने उसके पैर पकड़े और कहा, ना बता मेरे दोस्त, ना बता, 20,000 दे दे, एक छोटी सी उम्मीद नजर आई है, इसी से काम चला लूंगा। पैसे उससे लिए मैंने, उससे कर्ज चुकता किया, फिर मेहनत ज्यादा करने लगा और कुछ रुपए बचाकर मैं सीधा विशाल के पास पहुंच जाता और वो मुस्कुराता हुआ कहने लगता, तुझ पर इसीलिए भरोसा किया था, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए तू उधार चुकाने के लिए मेहनत करता है, बाकी तो पैसे खा जाते हैं। वैसे मेरे पास पैसे बहुत हैं, अगर अब भी मदद की जरूरत है तो कुछ महीने मुझे पैसे मत दिया कर, घर का गुजारा अच्छे से कर ले, पैसे बाद में लौटा देना। फिर मैंने खुशी से उसे गले से लगाया और कहा, यार तू तो फरिश्ता बन के आया है मेरी जिंदगी में। मुझे लगता है तुझ में कोई खासियत है, इसी कारण भगवान ने तुझे वो तरीका सिखाया है जिससे तू वो लाल मशरूम ढूंढ लेता है। अब मैं जानना नहीं चाहूँगा। धन्यवाद यार, 2 महीने तक मैं कोशिश करूँगा कोई और काम सीख लूँ, फिर तेरे पैसे वापस करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसने कहा, ठीक है। उसे फर्क पड़ता ही नहीं था क्योंकि उसके पास पैसों की कमी रही थी। लाल मशरूम बहुत महंगे बिकते हैं और कहते हैं जो लाल मशरूम को खाता है ना, उसकी उम्र 2-3 साल छोटी हो जाती है, अपने आप धीरे धीरे वो जवान हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि कोई बूढ़ा जवान हो जाए, लेकिन कहते हैं कि चमड़ी चमकने लगती है, उसमें कुछ खासियत है, इसीलिए लाल मशरूम महंगे हैं। लेकिन मैंने सोचा काम कोई और क्यों करूं, मुझे ये तरीका ढूंढना है कि विशाल वो लाल मशरूम लेकर कहां से आता है। मुझे लगा रात को अगर उसके घर के इर्द गिर्द घूमता रहूंगा, देखता रहूंगा वो क्या करता है, कहां से क्या लेकर आता है, घर में लाल मशरूम तो नहीं उगाता। मैंने जब उसके घर के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया तो ध्यान दिया वो कोई काम नहीं करता, मस्ती करता है, खाता पीता रहता है, बीज कहीं से लेकर नहीं आता। घर के अंदर गंदगी है, घर के अंदर उसके मशरूम उगाए जा नहीं सकते। जमीन है उसके पास, लेकिन वहां पर उसने सिर्फ पेड़ लगाए हैं जिन पर मशरूम लगती ही नहीं। लेकिन एक रात मैंने देखा उसका चेहरा उतरा हुआ था, उसने कपड़े बदले हुए, मुंह ढका हुआ, लेकिन मैंने उसकी चाल पहचान ली। वो भेष बदलकर गांव से बाहर जा रहा था, लेकिन साइकिल तो उसकी थी। वो साइकिल चलाता हुआ बहुत आगे निकल गया, मैं उसके पीछे पीछे। 7 किलोमीटर का सफर तय किया था उसने और वही पुराने गांव की तरफ वो बढ़े जा रहा। और मैंने आज सोच लिया था पता करके रहूंगा आखिर वो लाल मशरूम कहां से लेकर आता है। शायद वो उसी पुराने गांव से लेकर आता हो, लेकिन जो पुराने गांव में जाता है जिंदा बचकर वापस नहीं आता। ये उस तरफ क्या करने जा रहा है? विशाल ने एक पेड़ के पास अपनी साइकिल को बांध दिया, उसके बाद उसके ऊपर पत्तियां बिखेर दी ताकि किसी को साइकिल नजर ना आए। फिर इधर उधर घूमने लगा क्योंकि उसे शक था कोई पीछा तो नहीं कर रहा। जब इधर उधर झांकने के बाद उसने अपना मुंह जिस कपड़े से ढंका था वो कपड़े नीचे उतार दिए। उसके बाद एक काले रंग का कपड़ा था, पट्टी के समान, उसे अपनी आंखों पर बांध लिया और ऐसे आंखों के ऊपर बांधा कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। 2 बार गिरा वो और इस तरह चलता चलता वो उस पुराने गांव के अंदर चला गया। एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था, वहां से पुराने गांव की शुरुआत होती थी। दाईं तरफ पेड़, बाईं तरफ पेड़, बीच में बना वो टूटा दरवाजा जिसे उस गांव की हद कहा जाता था। उस दरवाजे को धक्का देकर वो अंदर चला गया, लेकिन आंखें बांध कर क्यों गया? वो बार बार गिर रहा था, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आंखें क्यों बांधी उसने? मुझे लगता है वो कुछ देखना नहीं चाहता, लेकिन बिना देखे आखिर उस गांव में वो करता क्या होगा? फिर मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी और वो आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी
ये वही चुड़ैल की आवाज़ थी और मेरी हालत उस समय पतली हो गई। लाल मशरूम मेरे दिमाग से निकल चुका था। मुझे अपनी जिंदगी प्यारी थी तो मैं वहां से भागा। 7 किलोमीटर कुछ चला कुछ भागा और जब अपने गांव पहुंचा हाँफ रहा था। फिर अपने घर पहुंचकर मेरे माँ बाप तब तक सो चुके थे, लेकिन मैं खाट पर लेटा हुआ आसमान को देखता हुआ ये सोचे जा रहा था, विशाल जाता उसी गांव में है, पुराने गांव में। यानी कि जो अफवाहें फैली हुई हैं वो बिल्कुल सच हैं। पुराने गांव से वो लाल मशरूम लेकर आता है, लेकिन वहां तो चुड़ैल है। वो चुड़ैल उसे मारती क्यों नहीं? मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। आखिर विशाल ने अपनी आंखों को क्यों ढका था? अगर वो वहां पर गया था यानी चुड़ैल उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। चुड़ैल की आवाज मुझे सुनाई दी थी। वो लाल मशरूम वहीं से लेकर आता होगा और उस चुड़ैल से निपटने का उसे तरीका पता लग गया होगा। शायद मुझे विशाल से अब बात करनी ही चाहिए। अगली सुबह मैं विशाल से बात तो करना चाहता था, लेकिन यह भी जानना चाहता था क्या उसके पास वो लाल मशरूम आ चुके हैं। सुबह सुबह मैं विशाल के पास पहुंचा और कहने लगा, विशाल भैया चलो, मशरूम वाला तो कुछ नहीं बता सकते, कुछ और ही बता दो। नारियल में ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ ऐसा जो कहीं से मैं तोड़ सकूं, कोई कीमती चीज़। आप तो शहर बहुत ज़्यादा जाते रहते हो। तब विशाल ने कहा, ऐसा कर, मेरे साथ ही चल, आज मैं शहर जाने वाला हूँ। लाल मशरूम आए हैं मेरे पास, उसे बेचना है मुझे। बस इतने में काम बन गया। मैं विशाल के साथ था। उसी पंसारी की दुकान पर विशाल लाल मशरूम दे रहा था और वो पंसारी भी पूछे जा रहा, विशाल भाई कहाँ से ले आते हो ये लाल मशरूम? पता है दुनिया में बहुत कम जगह पर मिलते हैं, इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कीमत देखो कैसे आसमान छू रही है। पता नहीं तुम कहाँ से ले आते हो, तुम्हारे जैसे लोग ही हैं जो ऐसे लाल मशरूम को ढूंढ पाते हैं। फिर मेरी पंसारी से विशाल ने बात करवाई और वो पंसारी मुझे तरह तरह की औषधियों के बारे में बता रहा था जो जंगल में मिलती हैं, लेकिन मेरा ध्यान तो लाल मशरूम की तरफ था। मैंने करीब से लाल मशरूम को देखा। वो गीली गीली सी थी, यानी रात को ही उखाड़ी गई ताज़ा मशरूम। उस गांव में लाल मशरूम लगती हैं, लेकिन चुड़ैल से बचा कैसे जा सकता है ये बात समझ में नहीं आ रही थी। इसीलिए वापस आते वक्त मैंने विशाल को अपनी बातों में फंसा लिया। विशाल भाई, वैसे मुझे इतना तो पता है कि मशरूम वो पुराने गांव में ही मिलते हैं। जितनी जानकारी मेरे पास है मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे दादाजी ने बताई थी। विशाल हंसने लगा। सभी कयास लगाते रहते हैं यार, चुड़ैल है वहाँ, चुड़ैल, कोई पागल होगा जो उस पुराने गांव में जाएगा। जान ज़्यादा ज़रूरी है या मशरूम ज़्यादा ज़रूरी है? ऐसे ही मशरूम को ढूंढने के लिए पता है कितने लोग वहाँ जा चुके हैं, मारे गए। अब तुम ऐसी बातें मत करो। मैंने कहा, विशाल भाई सब गए, लेकिन सबको एक तरीका नहीं पता था जो मेरे दादाजी ने बताया था। आपको बताऊं मैं? विशाल हंसने लगा और कहने लगा, हाँ हाँ बताओ, काम की चीज़ तो कोई नहीं होगी। मैंने कहा, अगर वहाँ आंखें बंद करके जाओ ना, आंखें ढक कर जाओ तो लाल मशरूम ढूंढा जा सकता है। जब मैंने ऐसा कहा विशाल का चेहरा उतर गया। फिर विशाल ने मुझे एक तरफ किया और कहा, अबे ये तुझे कैसे पता लगा? मैंने कहा, विशाल भैया दादाजी ने बताया था, यानी मैं भी मशरूम ला सकता हूँ, बस आपसे बात कर रहा था, आप बताते नहीं थे, इसीलिए आप गुस्सा करते थे, मैंने बात शुरू नहीं की। जिसके बाद विशाल कहने लगा, अबे ये बात किसी को बताना मत, अब देख मेरे भाई, ये बात किसी को पता लगी मुसीबत पड़ जाएगी। तब मुझे विशाल की एक कमज़ोरी का पता लगने लगा। वो नहीं चाहता था कि आंखें बंद करके कोई उस गांव में जाए, इससे कुछ ना कुछ तो होता होगा। विशाल मुझसे पूछ रहा, और तुम्हें क्या पता है? मैंने उसे कहा, पता तो बहुत है और कई लोग जानना भी चाहते हैं। मुझे लगता है इसकी मुझे कीमत ले लेनी चाहिए, ये जानकारी अपने तक नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आप तो कुछ बताएंगे नहीं। उसकी कमज़ोरी पर पैर रखा मैंने और वो सब कुछ उगलने लगा। देख भाई, तेरे दादा को जो पता था ना, वो बहुत कम लोगों को पता है। ये बात खुद तक रख। पहले ये बता, तूने इसके बारे में किसको बताया?
मैंने कहा भाई कसम अपने पिता की, ये बात मेरे पिता को भी नहीं पता। दादा मर चुके हैं, वो अपने साथ ही इस बात को ले जाना चाहते थे, लेकिन मरते मरते मुझे बता दिया था उन्होंने। फिर विशाल कहने लगा, ये बात भाई खुद तक रख, देख ऐसा करते हैं, कुछ पैसे तुझे मैं दे दिया करूँगा, डरने की कोई बात नहीं। मैंने कहा विशाल भाई पैसों की मुझे ज़रूरत है, लेकिन उधार तो उधार होता है, मैं खुद कमाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ आ सकता हूँ। आप भी वहाँ से ऐसे ही मशरूम लेकर आते होंगे, मैं आपके साथ आऊँगा तो 2 लोग होंगे, 2 लोग ज़्यादा मशरूम तोड़ सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, ये राज हमेशा हमारे बीच रहेगा। वो मान गया, क्योंकि मेरी छोटी सी बात ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया था। बस फिर क्या, उसने कहा अगले हफ्ते रविवार पंसारी ने कहा है कुछ मशरूम के ऑर्डर और आए हैं, मुझे वहाँ जाकर मशरूम लेकर आने होंगे, तो मेरे साथ चलना और जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा करना। ये बात किसी को पता लगनी नहीं चाहिए। देख तू मेरे भाई की तरह है, हमेशा सबसे मैं ये बात छिपाता रहा, क्योंकि किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता था, और मैं ये भी नहीं चाहता था मेरा काम मुझसे छिन जाए। लेकिन अब हम दोनों भाइयों के बीच रहेगी ना बात। मैंने कहा बिल्कुल। फिर 1 हफ्ता इसी तरह से गुजर चुका था। मैंने विशाल को कहा था कि मैं वो उधार अपने पास रखना नहीं चाहता, काम करके मैं उधार लौटाना चाहूँगा, लेकिन वो चाहता था मैं उन पैसों को रख लूँ। मैंने कहा नहीं, काम से चुकता करूँगा, मैं ज़्यादा मशरूम तोड़ने की कोशिश करूँगा। और जब रविवार का दिन आया, विशाल मेरे साथ था, उसने मुझे साइकिल पर पीछे बिठाया और वो साइकिल चलाने लगा। आधा रास्ता उसने साइकिल चलाई, आधा रास्ता मैंने साइकिल चलाई, जिसके बाद मुझे विशाल ने पूरी बात को अच्छी तरह से समझाया। देख मेरे भाई, वो जो पेड़ों के बीच वाला गेट है ना, उसके आगे पैर रखने से पहले आंखें बंद होनी चाहिए, 2-3 लेयर चढ़ा लेना कपड़े की, नज़र नहीं आना चाहिए। और तुझे इतना तो पता होगा, वो चुड़ैल की आंखों में देखते ही समझो तुम गए। जिसे वो देख ले उसे छोड़ती नहीं, लेकिन वो अपनी आंखों से नहीं देखती, शायद वो अंधी है, कुछ देख नहीं सकती, या कुछ ना कुछ तो ऐसा है। मैंने कौन सा उसकी आंखों में देखा, मेरी आंखें हमेशा से बंद रहीं, लेकिन हमारी आंखों से वो देख सकती है। तुम्हारी आंखें बंद रहेंगी, मेरी आंखें बंद रहेंगी, दोनों हम सुरक्षित रहेंगे। वहाँ मशरूम को ढूंढने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। जितने भी घर हैं ना, उनकी चौखट के आगे थोड़ी नमी होती है, नमी को हल्के हाथों से महसूस करना है, उसके ऊपर उभरी हुई वो मशरूम तुम्हें पता चल ही जाएगा, बस उसे उखाड़ना है। इसी तरह से कोई बैग, कोई लिफाफा जो तुम्हारे पास हो, उसमें डालते रहना। देखो मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, 70 गांव हैं उस घर में, और 70 गांव की 70 से ज़्यादा चौखटें होंगी। उन चौखटों के आगे हाथ मार मार कर देखना पड़ता है। वहाँ घर थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई बार हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि चुड़ैल तुम्हारे करीब है। चाहे जो हो जाए, जितना गिरो, जितनी चोट लगे, खून निकले या सर फूट जाए, आंखें नहीं खुलनी चाहिए। आंखें खुली समझो तुम मरे। मैंने कहा विशाल भैया डर लग रहा है। विशाल ने कहा अब डरने की कोई बात नहीं है, तू भी सच जान चुका है, दोनों भाई मिलकर कमाई करेंगे। फिर साइकिल वहीं पर लगाई उसने, नीचे साइकिल गिराई, ऊपर पत्ते डाल दिए, बढ़ने लगे हम उस दरवाजे की ओर। फिर हम दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने भी अपनी आंखों पर इतनी जोर से पट्टी बांधी थी कि सर दर्द करने लगा था, लेकिन गलती मैं करना नहीं चाहता था। मेरी टांगें कांप रही थी। 2-3 बार चलने की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें दरवाजे को पार करते ही आ गई, और मैंने आवाज़ लगाकर कहा विशाल भाई कोई है, हम दोनों की सिवा यहाँ पर कोई है। विशाल ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, इतनी बार आ चुका हूं मैं, कुछ नहीं होता, लेकिन आंखें मत खोलना। आंखें खुली समझो तू गया। मैं बिना आंखें खोले, पट्टी भी बंधी थी लेकिन आंखें भी खोलना नहीं चाहता था, चलता गया। हाथ विशाल का मैंने पकड़ा हुआ था। विशाल ने बस यही कहा था, याद कर लेना रास्ते किस तरफ जाते हैं। मैंने याद करने की कोशिश की, लेकिन पहले दिन ज़्यादा याद किया नहीं जा सकता था। मैं आगे वाले घरों की चौखटों के आगे हाथ फेरता गया। 3 से 4 मशरूम मेरे हाथ लगे थे।
लगभग 3 से 4 घंटे मैं वहां पर यही काम करता रहा। ज्यादा मशरूम हाथ नहीं लगी, लेकिन मैं रास्ता भी भूलना नहीं चाहता था। जिसके बाद मेरे दोस्त की आवाज आई, अरे अर्जुन कहाँ है? चल चल चल, निकलने का समय हो गया है। जिसके बाद मैं विशाल के साथ चलने लगा और दरवाजे को हमने जैसे ही पार किया, थोड़ा आगे निकलने के बाद विशाल ने कहा, अबे पट्टी हटा ले, मरना चाहता है, गिर जाएगा कहीं, रास्ता सपाट नहीं है यहाँ, अब हम जंगल में हैं। और हाँ, पीछे मुड़कर मत देखना, हो सकता है चुड़ैल दरवाजे के पास खड़ी हो, आगे देखते रहना। जिसके बाद मैंने पट्टी उतारी, सर पर निशान सा पड़ गया था, और उसके बाद हम साइकिल की तरफ आ रहे। विशाल के पास तो काफ़ी मशरूम थे, मेरे पास कुछ ही टुकड़े। मैंने विशाल को दिखाए और मेरा मासूम सा चेहरा। विशाल ने अपने उस बैग के अंदर से 3-4 मशरूम मेरे वाले बैग में डाले और कहा, अरे तू भी ले ले, देख शुरू शुरू में ऐसा होता है, पहले तो तेरा डर खत्म होगा, रास्ते याद हो जाएंगे, उसके बाद काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और तुझे पता है ये जो लाल मशरूम है बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। वो साइकिल चलाने लगा, मैं साइकिल के पीछे बैठा था। मैंने उससे पूछा, देखो विशाल भाई, अगर यहाँ मशरूम मिलते हैं तो तुम महीने बाद क्यों लेकर आते हो, रोज़ कोशिश किया करो। विशाल कहने लगा, जो भाई खतरनाक काम होते हैं ना, वो ज़्यादा नहीं करने चाहिए, जान का खतरा होता है, कभी कभी करोगे तो ज़िंदगी के मज़े भी लोगे, खतरा भी उठाओगे, लालच ज़्यादा करोगे तो मौत के करीब जा सकते हो। मैंने कहा, देख विशाल भाई, लालच की बात नहीं है, मेहनत और लालच दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम यहाँ लालच के लिए नहीं आएंगे, मेहनत के लिए आएंगे, बताओ ज़्यादा आना चाहोगे? विशाल ने कहा, अरे यार तुझे अब सिखाना ही होगा, तो मुझे भी आना ही होगा, चल कल फिर से आएंगे, लेकिन छिपते छिपाते हुए। मैंने कहा, विशाल भाई ज़्यादा मशरूम होंगे तो ज़्यादा रुपए होंगे, ज़्यादा रुपए होंगे तो साइकिल क्यों, मोटरसाइकिल लेंगे, आपके पास पैसे तो हैं, लेकिन आपने अब तक मोटरसाइकिल क्यों नहीं ली? विशाल कहने लगा, आवाज़ के कारण, समझदार बन, अगर मोटरसाइकिल की आवाज़ जंगल में आएगी तो कोई भी पीछा कर सकता है, लेकिन साइकिल की आवाज़ नहीं आती। और ध्यान दिया तूने, जूते भी मैंने वही वाले पहने हैं जो आवाज़ कम करते हैं। माना पैसे कमाने की जिद है, लेकिन समझदारी कभी मत छोड़ना। अगले 1 हफ्ते तक मैं विशाल के साथ उसी पुराने गांव में आता रहा, और यकीन कीजिए वो 1 हफ्ता कितना ज़्यादा डरावना था। घुंघरुओं की आवाज़ आती, चलने की आवाज़ आती, गहनों की आवाज़ आती जैसे किसी लड़की ने पहने हो, और बिल्कुल हमारे करीब से निकल कर जाती। हवा का झोंका चेहरे पर टकराता, वो भागती, कभी कभी पेड़ों के ऊपर बैठी होती और गाने गुनगुना रही होती। मेरी सांस अटक जाती, लेकिन मैं काम करता रहता। और एक दिन तो ऐसा था जब मैं हाथ से ये महसूस कर रहा नमी कितनी है, 2 मशरूम मेरे हाथ लगे। जैसे ही मैंने और हाथ आगे की तरफ किया, मैंने महसूस किया किसी के पैर, वो पैरों की उंगलियां थी। मैं इतना ज़्यादा डरा कि पीछे की तरफ भागा और गिर गया। सारे मशरूम मेरे नीचे आ चुके थे और ख़राब हो चुके थे। डरता डरता चीखता दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन मैंने पट्टी नहीं खोली। मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया उस चुड़ैल ने, लेकिन विशाल बाद में आया, मेरे साथ साइकिल तक पहुंचा और फिर मुझे समझाने लगा, देख भाई, छुआ ही है तूने, कुछ किया थोड़े ना है, देख तुझे बताया ना, उसकी ताकत उसकी आंखें हैं और कमज़ोरी भी उसकी आंखें हैं। अपनी आंखें बंद रख, उसे कुछ नज़र नहीं आता, छूने पर भी वो कुछ नहीं करती, सिर्फ देखने पर करती है। चाहे जो हो जाए, आंखें खोलना मत, पट्टी हटाना मत, कुछ नहीं होगा, चाहे उससे टकरा भी जाओ। अरे मैं कितनी बार टकरा चुका हूं, कितनी बार मैंने धक्का भी दे दिया था, डर गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अब काम पर कल से लगना है, मशरूम कल से खराब नहीं होने चाहिए, तेरी भी अच्छी कमाई होने लगी है। 1.5 महीना मैं वहां पर जाता रहा, मशरूम लेकर आता रहा, पंसारी को बेचता रहा। मुझे विशाल ने कई तरकीबें सिखाई, अलग अलग पंसारी के पास जाना है, मशरूम को बेचना है, रुपए कहाँ संभाल कर रखने हैं, और इस तरफ आते वक्त किसी को पता नहीं लगना चाहिए।
शक हो कि कोई पीछा कर रहा है तो उसके बाद घूम फिरकर अपने घर की तरफ चले जाना है। चाहे 1 महीने तक यहां आने का मौका ना मिले, लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए। और अगर कोई पीछे है और तुमने गलती कर दी, एक बात समझ लो, उसकी मौत के जिम्मेदार भी तुम होगे। अब मेरे पास भी कुछ पैसे आ चुके थे। मैंने सबसे पहले साइकिल खरीदी थी, घर की कुछ रिपेयर करवाई थी, बाकी पैसे मैंने जोड़ लिए थे, क्योंकि विशाल ने सिखाया था अगर किसी की आंखों में तेरे पैसे खटकने लगे ना तो तू मुश्किल में पड़ जाएगा। पैसों को छिपा कर रख, बैंक में रख या घर में रख या सोना ले ले, लेकिन छिपा कर रख ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन फिर भी मन कर रहा था कुछ नई नई चीजें लूं। तब मेरा दिमाग चला, हम वहां पर जाकर कुछ देख नहीं सकते, वहां सिर्फ मशरूम है या कुछ और भी है, क्योंकि आंखों पर पट्टी बंधी होती है। वो चुड़ैल कैसी दिखती है अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते, लेकिन रिकॉर्डिंग तो की जा सकती है ना। मैंने जब विशाल को यह बताया, वो भी सोचने लगा और फिर उसने कहा ये करना ही क्यों है। मैंने कहा अगर हम एक कैमरा वहां पर लेकर जाएं जो 2-4 घंटों की रिकॉर्डिंग करे, बाद में हम रिकॉर्डिंग देखेंगे और फिर पता लगेगा वहां काम की चीज और क्या मिल सकती है। सिर्फ मशरूम है या और महंगी चीजें भी वहां पर मौजूद होंगी, और ये मशरूम सिर्फ वहां पर क्यों लगते हैं, कारण कोई और भी हो सकता है। तब विशाल मान चुका था, हमारे पास पैसे तो काफी थे। शहर जाकर हमने एक कैमकॉर्डर खरीदा, यानी जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी। रात के वक्त हम दोनों घबराए हुए, क्योंकि पहली बार कुछ नया कर रहे थे। आंखें बंधी हुई थी, लेकिन कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा। कुछ मशरूम वहां से लिए हमने और जल्दी ही वहां से निकल गए। मैं विशाल के घर था, उसके कमरे में। पूरी रात हमने वो कैमकॉर्डर देखने की हिम्मत नहीं दिखाई। क्या पता हम तस्वीरों के बीच से चुड़ैल को निकलता हुआ देखें। लेकिन दिन की रोशनी में जब हमने रिकॉर्डिंग देखी, पहले पहले तो वो गांव बड़ा भयानक लग रहा। फिर लगे हुए मशरूम भी देखे, और वो मशरूम ऐसे लगाए जाते हैं जैसे आसपास कुछ और चीजें और बीच में जुड़े हुए वो मशरूम जैसे कोई लगाता है, बिल्कुल चौखट के आगे। कैमकॉर्डर में अच्छे से ये नजर आ रहा था कि सिर्फ चौखट के आगे ही लाल मशरूम नहीं लगते, खिड़कियों के ऊपर भी लाल मशरूम लगे होते हैं। हमने खिड़कियों को छूकर तो देखा ही नहीं था, रिकॉर्डिंग से ये पता लग गया था। और उसके बाद रिकॉर्डिंग में एक औरत भी नजर आई जो सामने से निकल कर गई थी। वहां एक औरत, यानी कि वो चुड़ैल, उसकी आंखें बड़ी भयानक सी थी, एक चमक थी, रोशनी अजीब सी। लेकिन ये रिकॉर्डिंग थी तो हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं था। इसके बाद हम रिकॉर्डिंग में ये देख पा रहे, चौखट के आगे वो खड़ी होती थी और वहां वो बीज लगाती थी। उसके पास एक लाल छोटा सा बैग था, एक थैले के समान। उसमें से कुछ निकालती और लगाती, और लगभग 2-3 सेकंड में वहां पर मशरूम उग जाते। यानी वो मशरूम उगा रही थी। साफ साफ रिकॉर्ड हो गया था। ये देखने के बाद विशाल ने कहा, यानी मशरूम वो लगाती है। मैंने कहा हां, इस मशरूम के बीज नहीं मिलते। उस चुड़ैल को पता है इसके बीज कहां से मिलते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा तरीका होगा ना, हमें यह पता लगाना है कि वो बीज कहां से लेकर आती है। विशाल ने कहा, तू पागल है, पहले तो हमें यह देखना था गांव कैसा दिखता है, वहां काम की चीज और क्या है। अब मशरूम का पता लग गया कि खिड़कियों पर भी मशरूम होते हैं, तो ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं, हमें आसानी से ही अब मशरूम मिल जाया करेंगे। पेड़ों के आसपास भी मशरूम होते हैं, टहनियों पर भी वो मशरूम लगा लेती है, ज्यादा मशरूम मिलेंगे। मैंने कहा, सिर्फ मशरूम? बीज मिल जाएं तो यहां पर मशरूम उगा सकते हैं, तरीका मिल जाए तो वहां जाने की जरूरत खत्म। सोच कर देखो। विशाल शुरू में मान नहीं रहा था, लेकिन मैंने विशाल को मना लिया, जिसके बाद हम वो कैमकॉर्डर लेकर सीधा उस गांव में रात के वक्त
आंखें बांधी हुई थी, लेकिन हम घूमना चाहते थे। मैंने विशाल को कहा, तुमने कितने घरों में जाकर देखा, तुम कहाँ कहाँ घूम चुके हो। उसने हर एक गली दिखाई, हर एक जगह दिखाई। जिसके बाद अगली सुबह हमने रिकॉर्डिंग देखी तो हमें यह पता लगा कि उस गांव में कई घर ऐसे हैं जो सिर्फ रात को नजर आते हैं। बड़े अजीब से। एक घर ऐसा था जो पेड़ के ऊपर, वहां चढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, और वो हवेली की तरह था, काफी ज्यादा ऊंचा, क्योंकि वहां कोई जा नहीं सकता, उसे देख नहीं सकता। और दिन के वक्त मुझे नहीं लगता वो हवेली नजर आएगी। एक पेड़ के ऊपर एक हवेली टिक कैसे सकती है। फिर मैंने विशाल को कहा, विशाल, वो जो हवेली थी ना, मुझे लगता है वो चुड़ैल की हवेली है। हमें उस हवेली में जाकर देखना चाहिए, आखिर वहां पर क्या है। विशाल ने कहा, तू पागल है, वो हवेली पेड़ के ऊपर है, चढ़ेंगे कैसे? और वैसे भी उस हवेली में हमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं, क्योंकि मशरूम तो नीचे मिलते हैं। तुम्हें क्या लगता है ऊपर उसने थैलों में भरकर बीज रखे होंगे? मैंने कहा, नहीं, फिर भी हमें जाकर देखना चाहिए। जिसके बाद विशाल माना नहीं, क्योंकि उसका मानना था ये चुड़ैल कहीं और से आती है। मैंने कहा, हम मशरूम लेकर आते रहेंगे, रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, और ये हमें पता लगाना है कि उस हवेली में वो चुड़ैल जाती है, और इसके लिए हमें उस हवेली के आगे वो कैमरे को रखना होगा, और रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे। विशाल इस बात के लिए मान चुका था। जिसके बाद वो पेड़ पर बनी हवेली के बिल्कुल सामने हमने वो कैमरा रख दिया था। फिर 4 घंटे हमने मशरूम इकट्ठा किए, और इस बार हम दोनों के बैग भर चुके थे, क्योंकि पेड़ों से मशरूम मिले, खिड़कियों से मशरूम मिले, चौखट के आगे मशरूम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और कैमरा वापस लेकर आए। अगली सुबह हमने वीडियो देखी और उससे बिल्कुल साफ हो गया। वो चुड़ैल खाली हाथ निकलती है, लेकिन बार बार उस हवेली के अंदर भी जाती है। वो जो पेड़ है वो बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह बना है, उस पर बड़ी आसानी से चढ़ा जा सकता है। और वो जो हाथ में उसके लाल थैला होता है, जिसमें लाल बीज होते हैं, जिससे लाल मशरूम उगते हैं, वो थैला उस हवेली के अंदर से लेकर आती है वो। अब मैंने विशाल को मनाया, विशाल देख, ज़रूर उस हवेली में कुछ ना कुछ ऐसा है जो काम का है। वहाँ बीज का भंडार लगा होगा, शायद बीज किसी चीज़ पर लगते होंगे। वो तरीका उस चुड़ैल को पता है, हमें वो तरीका ढूंढ निकालना है। आज रात हम हवेली पर अंदर घुसेंगे। उस रात पेड़ के पास थे हम। अब बिना देखे पेड़ पर चढ़ना कोई आसान काम थोड़े ना होता है। सीलन बहुत ज़्यादा थी, ऐसा लग रहा था हवेली से थोड़ा थोड़ा पानी बहता है, लेकिन लालच के दम पर हम पेड़ पर चढ़ चुके थे। जैसे ही उस हवेली के अंदर पहुंचे, कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा था। देख नहीं सकते थे हम, लेकिन सुन सकते थे कैसी आवाज़ें आ रही हैं। वहाँ महसूस हुआ हमें चुड़ैल मौजूद है, और आसपास थैले पड़े थे, छोटे छोटे वैसे ही थैले जैसे कि उस चुड़ैल के हाथ में होते हैं, लेकिन हो सकता है उन थैलों में कुछ और हो। हमने उन थैलों को अच्छे से छुआ, लेकिन हमारा काम यही था, समय बिताना। कुछ घंटे यहाँ पर बिताएंगे, देखेंगे वो चुड़ैल करती क्या है। हम 2 घंटे वहाँ बैठे रहे, सिमटे रहे, फिर पेड़ से उतरे, नीचे आ गए, फिर वापस घर आए, और अगली सुबह दोबारा से रिकॉर्डिंग देखी हमने। और तब हमें समझ में आया वहाँ चल क्या रहा है। वो जो बीज थे ना, उस हवेली की दीवारों पर लगते थे, बिल्कुल मशरूम की तरह बीज बाहर की तरफ निकले होते। उन बीजों को झाड़कर एक छोटे से थैले में डाल लेती वो, फिर उन बीजों को घरों के आगे लगाती। उसके पीछे क्या तर्क था हमें नहीं पता, शायद वो मशरूम उसका खाना हो सकते हैं, लेकिन उस मशरूम के कुछ हिस्सों को हम ले जाकर अपना फ़ायदा कर रहे थे। वो चुड़ैल हमारी तरफ देख रही थी, लेकिन हमारी आंखें बंद थी तो वो कुछ कर नहीं सकी। रिकॉर्डिंग में साफ आया, यानी वहाँ पर वो बीज हैं दीवारों पर लगे, और थैले पड़े हैं नीचे। कई थैले उठा लेंगे, वो मशरूम खुद लगाएंगे। अब हवेली तो हमारे पास है नहीं,
ये तरीका काम कर सकता है। तब विशाल की नज़र पड़ी। उस घर में चिमनी थी। चिमनी में चांदी के सिक्के पड़े, चमक रहे थे। मेरा हाथ भी उस पर लगा था। मैंने जब कहा था, अरे ये बर्तन क्या हैं, वो बर्तन नहीं, वो सिक्के थे चांदी के, लेकिन पक्का नहीं कि चांदी ही होगी। हमें वहां से उन सिक्कों को निकालना होगा। उस रात मैं और विशाल दोबारा उस हवेली में गए। हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सिक्के हमने एक थैले में भरे। वो चुड़ैल भागी भागी आई। भागने की आवाज़ आई, हम सहम गए, लेकिन उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। घर आकर हमने रिकॉर्डिंग देखी थी। वो भागी भागी हमारे पास आई थी। उसने हमारी आंखों में देखना चाहा, लेकिन आंखें तो बंद, पट्टी बंद ही थी। लेकिन उस चिमनी से सिक्के निकलते थे। जब हमने सिक्के निकालकर थैला भर लिया, एक सिक्का एक दरार से निकलकर बाहर आया। यानी जैसे चिमनी में राख भरती है, उसकी चिमनी में चांदी के सिक्के भरते हैं। और यहां हमने देखा असली चांदी, 20 असली चांदी के सिक्के। मैं और विशाल बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद हम पंसारी के पास नहीं, बल्कि एक सुनार के पास गए। एक सिक्का दिखाया और वो कहने लगा, बड़ा अजीब सा सिक्का है, लेकिन है चांदी का, किस देश का है? मैंने कहा, जी मुझे नहीं पता, मेरे दादा ने दिए थे। फिर वो कहने लगा, अच्छा चलो, तुम्हें चांदी की कीमत मिल जाएगी। एक सिक्के के बदले काफ़ी ज़्यादा रुपए मिले और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सिक्के थे। जब हमने वो दिए, कीमत इतनी मिली जितनी 1-2 महीने में हम वो मशरूम से निकालते थे। इतने पैसे देखने के बाद आंखें चमकने लगी और हम दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। वाह, हमारी तो जिंदगी बदल गई। अब हम मशरूम लेने नहीं जाएंगे, चांदी के सिक्के लेने जाएंगे। अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। हम अब ज़्यादा सतर्क रहते, क्योंकि उस चुड़ैल से बचना भी था। लेकिन जब तक हम उसकी आंखों में नहीं देखते, तब तक वो कुछ नहीं कर सकती थी। सारी ताकत उसकी आंखों में है। यानी कि जब हम अपनी आंखों से कुछ देखेंगे तब फंसेंगे, और वो भी तब जब वो चुड़ैल सामने हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अपनी आंखों को भींच लो। मानो कि उसने कपड़ा उतार दिया तो आंखें भींच कर भी बचा जा सकता है। इसीलिए अब डर बहुत कम रह गया था। उस रात हम फिर से वहां पर गए। वो हवेली के अंदर उस चिमनी से सिक्के निकाले, लेकिन इस बार चुड़ैल हमारे करीब नहीं आई, बल्कि घूमती रही, अपना काम करती रही। वो और भी कई तरह के काम कर रही थी और ये हवेली कई मंजिला थी। हम तो नीचे वाली मंजिल पर ही। वो बाहर मशरूम लगाने चली जाती। हमारी तरफ उसकी नज़र तो पड़ती, लेकिन शायद कोई देख ना सके तो उसे बुरा नहीं लगता था। हमने वहां से फिर से सिक्के निकाले, रिकॉर्डिंग की हमने, और इस तरह और सिक्के लेकर आए, नए सुनार को दिए। विशाल ने तरकीब बताई थी कि किसी एक को शक होने नहीं देना है, किसी एक सुनार के पास दोबारा नहीं जाना है। कई सुनार हैं, अलग अलग शहरों में जा सकते हैं। अब तो हमारे पास पैसे भी हैं। जो पैसे मिलते उससे मैं घर बनवाने लगा था। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरे पिता भी बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने अपने पिता को बताया था, मैं मशरूम बेचने का काम करने लगा हूँ विशाल के साथ। लेकिन मशरूम वो लेकर आता है, मुझे सिर्फ पैसे मिलते हैं। इसीलिए मेरे पिता को कोई डर नहीं लग रहा था। अगले 2 महीनों तक चांदी के इतने सिक्के घर में भर गए थे कि खड्डा खोदकर छिपाने पड़े, छत में छिपाने पड़े। रुपए भी इतने ज़्यादा हो गए थे कि मेरे दोस्त अगर मुझसे उधार मांगते तो मैं देने लगा था। ज़मीन भी खरीद ली थी, शहर में भी बैंक में जमा करवा दिए थे वो पैसे। समझ में नहीं आ रहा उन पैसों का किया क्या जाए। मैं चाहता था बस बचते बचाते ज़्यादा पैसे हों तो बड़ी हवेली खरीदेंगे, बड़ी ज़मीनें खरीदेंगे, नौकर चाकर रखेंगे, लेकिन समझदारी से। लेकिन 2 महीनों में इतने चांदी के सिक्के किसी तरह छिपा लिए। और इसके बाद विशाल कहने लगा था, हमारे पास इतनी चांदी हो गई है कि पूरी ज़िंदगी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं लगता हमें उस पुराने गांव में दोबारा जाना चाहिए।
मैंने भी विशाल को कहा, हाँ करने क्या जाएंगे, मशरूम लेने जाएंगे, चांदी लेने जाएंगे, अरे एक थैला भरकर ले आ सकते हैं, लेकिन यहां तो इतने ज्यादा हमारे पास चांदी के सिक्के हो गए हैं कि रखने की जगह नहीं है। अगले लगभग 45 दिनों तक हम पुराने गांव में गए ही नहीं। फिर विशाल ने किसी तरह से तरकीब लगाई, वो चांदी के सिक्के एक सुनार को दिए और उसके बदले एक चांदी की मूर्ति बनवाई जो घर में रखी और ऊपर पीतल चढ़वा लिया। किसी को पता ही नहीं चल रहा था। इस तरह से मूर्ति बनाकर उसने घर में रखी और जरूरत पड़ने पर वो चांदी बेचा करता। यानी कि लंबे समय के लिए अब कैसे उस चांदी को बचाया जा सकता है उसने दिमाग लगा लिया था। और उसने तरकीब मुझे भी बताई तो मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। अब फिर से चांदी की जरूरत थी, लेकिन मुझे लगा चांदी बहुत हो गई है, हवेली को देखना है। नीचे मशरूम, ऊपर बीज और चिमनी में चांदी के सिक्के। वो हवेली तो कई मंजिला है, ऊपर क्या होगा। जब मैंने ये विशाल को बताया तो विशाल कहने लगा, नहीं वो चुड़ैल के घर में ज्यादा नहीं घुसना चाहिए, अगर उससे गुस्सा आ गया तो। मैंने कहा, गुस्सा कैसे आएगा, अरे वो कुछ नहीं कर सकती, जब तक कोई देख नहीं सकता वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब तक तुम्हारी समझ में नहीं आया, उससे टकराओ, उसे धक्का दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंखें नहीं खुलनी चाहिए, उसकी आंखों में नहीं देखना है। मैंने विशाल को कहा, अरे क्या ही होगा, आंखें नहीं मिलेंगी हमारी, वैसे भी कोई वहां पर गया तो उसके साथ क्या हुआ, मुझे तो उसके बारे में ज्यादा पता नहीं। विशाल ने बताया, तुम्हें पता है वो चुड़ैल कैसे मारती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने पूछा, कैसे, आंखों से कैसे देखा। विशाल ने बताया, जब इंस्पेक्टर आए थे मेरे साथ इस पुराने गांव में दिन के वक्त, क्योंकि यहां पर एक कत्ल हुआ था और पूछताछ मुझसे भी की जा रही थी, क्योंकि कहानियां मेरे बारे में भी सुनाई जाती हैं कि मैं रात को यहां आता हूं, लेकिन मैंने कहा, जी मैं तो यहां आता ही नहीं। वो जो लाश थी ना, बाजुएं अलग, टांगें अलग और तड़पाकर मरा गया था, यानी जैसे नाखून छाती में गड़ाए गए हों और छाती को फाड़ा गया हो, पसलियां भी टूटी हुई थी। और जितनी भी लाशें वहां पर मिली इसी तरह से मिली, मुझे इंस्पेक्टर साहब ने बताया था। मैं तो कांप गया था, मैं बेहोश हो गया था, जिसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं थी और इसी कारण मैं डरता हूं कि मेरे साथ वैसा कभी ना हो। मैंने तब विशाल को देखा और कहा, हे भगवान, चुड़ैल है तो बहुत खतरनाक, लेकिन नियम का पालन करती है, उसकी आंखों में ना देखो तो कुछ नहीं कहती, हम तो उसके चांदी के सिक्के लेकर आते हैं। अरे विशाल भाई, हवेली में देखें तो सही, और क्या है, क्या पता कोई ताकत मिल जाए, जैसे वो इतनी ताकतवर है, उड़ सकती है, हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो हमें भी ऐसी ताकत दे दे। विशाल ने पहले मना किया, लेकिन मैंने उसे मना लिया। आप मेरे साथ आएंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बस रिकॉर्डिंग करेंगे। उस रात हम जब हवेली में गए थे, ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से दूसरी मंजिल में हम पहुंचे और वहां पर हमने हाथ लगाकर देखा, ऐसा लगा अजीब अजीब थैले पड़े हैं, कुर्सियां पड़ी हैं और एक मूर्ति लगी जो बीच में थी। फिर एक आवाज आई, छू रहे हो, ले जाना चाहते हो। यह आवाज सुनते ही हम घबरा गए, लेकिन यह आवाज किसी औरत की नहीं, किसी मर्द की थी। मैंने कहा, नहीं नहीं, हम कुछ ले जाना नहीं चाहते, कौन हो तुम। सामने से जवाब आया, डरो मत, मैं चुड़ैल नहीं हूं, मैं कटा हुआ सर हूं। उस चुड़ैल ने मुझे इसी तरह से जिंदा करके यहां टांगा हुआ है। मैं बोल सकता हूं, लेकिन बात करने वाला कोई है नहीं। चुड़ैल बात नहीं करती, जब तक उसका मन ना हो वो किसी से बात नहीं करती। लेकिन जिस चीज को तुम छू रहे हो, पता है वो क्या चीज है। मैंने कहा, नहीं नहीं। उसने कहा, सोने की मूर्ति, अगर तुम उठाकर ले जा सकते हो तो ले जाओ। विशाल ने उठाने की कोशिश की। मैंने विशाल को कहा, भाई छोड़ छोड़ छोड़, क्या कर रहा है, आवाजें कैसी आ रही है। उसने कहा, इतनी भारी है, उठ नहीं रही। सामने से उस सर ने कहा, इस सोने की मूर्ति को तभी उठाया जा सकता है जब इसकी आंखों में देखो। ये हवेली आंखों की हवेली है। तुम अगर चुड़ैल की आंखों में देखोगे तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी और इस
सोने की मूर्ति की आंखों में देखोगे तो इसका वजन कम हो जाएगा, ये उठाने लायक होगी। इसे सिर्फ देख कर ही उठाया जा सकता है। जिसने इसे देखा हो वो इसे उठाकर ले जा सकता है। और ये लगभग 15 किलो की मूर्ति है। एक बार ले जाओगे पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। विशाल ने मुझसे पूछा, क्या करें? मैंने कहा, भाई छोड़, रिकॉर्डिंग हो रही है, घर जाकर देखते हैं। फिर हम वहां से निकले। घर आकर रिकॉर्डिंग देखी तो ये बात बिल्कुल सच थी। कटा हुआ सर था वो, बड़ा ही अजीब सड़ा हुआ टंगा हुआ था पिंजरे के बीच। वो बोल रहा था, घूम रहा था पिंजरा और वो बोल रहा था। मूर्ति किसी मर्द की थी और वो मर्द का सर नहीं था, कटा हुआ सर। विशाल ने कहा, वो तो कह रहा था इसकी आंखों में देखो इसे, जो कोई देखेगा वही ले जा सकता है। विशाल, हम दोनों में कुछ समय तक बात हुई और फिर जैसा वो कह रहा था, मूर्ति उठाई नहीं जा रही थी, लेकिन हो सकता है देखने के बाद उठाई जा सके। विशाल ने कहा, क्या करना चाहिए? मैंने कहा, एक बार तो मूर्ति घर लेकर आनी होगी। वो सोने की मूर्ति है, एक बार घर ले आए तो पूरी जिंदगी दोबारा वहां जाना नहीं पड़ेगा। ये तो करोड़ों की बात हो गई। चांदी से हम करोड़ों तक पहुंचे हैं, लेकिन उस मूर्ति से हम इतना अमीर हो जाएंगे कि हमारी पुश्तें बैठकर खाएंगी। विशाल तैयार हो गया था, मैं भी तैयार था। मूर्ति को देखना है, आंखों पर पट्टी लगा लेनी है, फिर हम वहां से निकलेंगे, उस मूर्ति को उठाएंगे, देखते हैं मूर्ति को उठाया जा सकता है या नहीं। हम दोनों उस हवेली में नीचे वाली मंजिल पर थे। चुड़ैल के चलने की आवाज आई, पेड़ से उतरने की आवाज आई। चुड़ैल वहां से जा चुकी थी। हम भागे भागे ऊपर पहुंचे, इधर उधर झांकने लगे, हाथ घुमा घुमा कर देखा, मूर्ति के सिवा और कोई मौजूद तो नहीं। और पिंजरे में वो सर बोला, चली गई, वो चली गई, ले जाओ उसकी मूर्ति, कम से कम कमीनी से बदला लेने का मौका तो मिलेगा। बोले जा रहा। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन काम की बात बताई थी उसने। उस मूर्ति को उठाने की कोशिश की हम दोनों ने, वो उठ नहीं रही थी, चिपकी हुई लग रही। जिसके बाद हम दोनों ने पट्टी हटाई, फिर उस मूर्ति को देखा, वो मूर्ति हिलने लगी, बहुत हल्की थी। और फिर वो मूर्ति ने एक रूप लिया। वो पिंजरे वाला सर खींचता हुआ आया, उसकी गर्दन मूर्ति की गर्दन से जुड़ गई और ये सब एक ही सेकंड में हुआ। हमने पट्टी हटाई थी, हम देख रहे ये क्या हो रहा है। सर जुड़ा धड़ से, वो सोने की मूर्ति एक रूप में बदली। वही चुड़ैल सामने खड़ी हंस रही थी और आखिरी शब्द उसने यही कहा था, लालची।